हेलो आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। माय नेम इज रुद्र गौतम और as we know that we are regularly covering each and every section of NCERT. So today I will finish 7th class whole NCERTs. तो 6th और 7th क्लास हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे सीधा 8th क्लास पर। और इसी तरह से धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो उसी तर्ज पर हम लोग धीरे धीरे पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। बिफोर एग्जाम वी विल कवर दिस होल सिलेबस ऑफ एनसीईआरटीज। और मैंने लक्ष्य के प्रोग्राम में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा करवाया हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा करवा दूंगा, प्लस मैं सीसेट का जो पूरा सेक्शन है, सीसेट का जो सेक्शन है वो भी कंप्लीट करवा रहा हूं। और आप मुझे यदि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लेंगे तो वहां पर सो गुड मॉर्निंग गौरी राज बैक बेंचर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो यदि आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लेंगे तो एक कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। तो आज हम लोग 2 चैप्टर्स को कवर कर लेंगे विद थ्योरी, विद एमसीक्यूज, और साथ ही साथ में सारे के सारे क्वेश्चंस के कंपाइलेशन भी यहां पर आपको कवर हो जाएंगे। एकदम क्लियर। चलिए, तो दिस वन इज द लास्ट सेशन, ऑलमोस्ट लास्ट सेशन है ये क्लास 7th का, और हमने डिटेल्ड में बहुत सारी बातों को अच्छे से कवर कर लिया है। तो कौन कौन से 2 चैप्टर्स आज कवर होंगे? जल एक बहुमूल्य संसाधन है, और वाकई में बहुमूल्य संसाधन है, क्योंकि जल के लिए अब आने वाले समय में हम लोग क्या करने वाले हैं, समुद्र के पानी को रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के तहत, डीसैलिनाइजेशन के तहत क्या कर रहे हैं, उसको प्यूरिफाई करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहां पर यह कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है, बहुत खर्चालू टेक्निक होती है डीसैलिनेशन प्रोसेस, और मुंबई में इसको शुरुआत किया जा रहा है। तो जल का एक प्रेशर, क्योंकि जल जो है मात्र 0.5% के करीब ही हम यूज कर पाते हैं जितना इस प्रकृति में है, बाकी सभी वाटर जो है उसको हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। और एक और रीजन आपको पता है, सबसे ज्यादा जो पानी का दुरुपयोग हो रहा है एक्चुअल में एग्रीकल्चर में हो रहा है। वहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज जैसे ड्रिप इरिगेशन, हाइड्रोपोनिक्स की मदद से भी वाटर को बार बार यूज किया जा रहा है। तो ये सभी तकनीक जो है ना पानी की बचत को बचाती है। एकदम क्लियर। और जल है तो जीवन है, ये जिंदगी में हमेशा याद रखना है। तो कोशिश करनी है हमें कि जो पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, वहां पर कम से कम हम लोग उस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को करने का काम करें। तो दोस्तों, जल एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुमूल्य संसाधन है, इस पर सारे एमसीक्यूज वगैरह देखने वाले हैं। और फिर फाइनली बात आती है, तो वन है तो जीवन है, और हमारी जीवन रेखा वन। तो दीज होल सेक्शन विद क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग शुरुआत करते हैं, राइट। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए बाय माय नेम रुद्र गौतम। और यहां पर दोस्तों मैं 4 बजे 4 PM पर आपको एमसीक्यूज करवाता हूं। यदि आप 4 बजे न देख पाए तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखें। लेकिन मैंने अभी तक 4 डिफरेंट चैप्टर्स पॉलिटी पर, 32 लेक्चर में एनवायरमेंट इकोलॉजी के फ्री ले चुका हूं, और 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ा चुका हूं। और आज से आपको 10 बजे इकोनॉमिक्स के भी जो अच्छे नेक्स्ट लेवल के एमसीक्यूज है वो मैं करवाता हूं। तो आपने यदि अब तक मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, और आप मुझे वहां पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, राइट। सो माय नेम इज रुद्र गौतम। आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फॉलो कर लीजिए। केवल 6 महीने बचे हैं, 27 जून इज द डेट, और आप चाहते हैं कि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी डेली बेसिस पे आप 3 आवर्स के अलग अलग फैकल्टीज के ग्रुप्स में वीडियोस हैं, और इन वीडियोस की मदद से केवल 3 आवर्स में आप लोग इन वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं यूपीएससी की। और यूपीएससी की प्रिपरेशन का मतलब यह है कि प्रीलिम्स डेडिकेटेड, आपका प्रीलिम्स यहां पर कवर हो जाएगा। दीज आर द अल्टीमेट जीएस बैचेस फॉर बाइलिंगुअल। तो यहां पर प्रीलिम्स के लिए भी डेडिकेटेड बैच है, जीएस की कंप्लीट स्टडी भी करवाई जा रही है। आप पर्सनली किसी एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है, राइट। चलिए, तो यहां पर आपको प्रीलिम्स के भी डेडिकेटेड बैचेस बनाए गए हैं, प्रीलिम्स के भी डेडिकेटेड बैचेस बनाए गए हैं। तो देख लीजिए, ये सब प्रीलिम्स के बैचेस हैं, राइट। ये सभी प्रीलिम्स के बैचेस हैं।
और 21 दिसंबर से 2022 के लिए प्रीलिम्स। मात्र 2 या 3 घंटे पढ़िए और प्रीलिम्स क्लियर कीजिए। रिमेनिंग जो 6 to 8 आवर्स हैं वो आपके जीएस और ऑप्शनल पर फोकस करने के काम आएंगे, राइट। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ अनअकैडमी। आइकॉनिक के अंदर आपको डेडिकेटेड पर्सनल कोच मिल जाता है और वही पर्सनल कोच आपको आंसर राइटिंग के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है, आपको एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्योंकि अनटिल अनलेस आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता आप आंसर राइटिंग नहीं लिखते हैं। तो यहां पर एक जरूरत है आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करने की और वो कोच आपको मजबूर करेगा। मजबूर का मतलब यह है ही विल कंपेल टू राइट। यदि आप नहीं लिख रहे हैं देयर इज नो स्कोप फॉर यू फॉर सिलेक्शन इन यूपीएससी। सो राइटिंग डेली इट इज इंपॉर्टेंट। हाई इंटेंसिव वर्कशॉप होता है, बूस्टर सेशन होते हैं, स्टडी प्लानर होता है। डेली बेसिस पर आपको कंप्लीट चीजें कवर करनी और आप अपने आंसर्स भी सबमिट कर सकते हैं और उनका इवैल्यूएशन भी बाय द कोच होता है। तो जब भी आपको कभी लगे दोस्तों इस प्रकार के सीरियस कोर्सेज आपके लिए बिल्कुल इन डेप्थ मदद करेंगे और एक नेक्स्ट लेवल पर जो प्रिपरेशन होती है जिसमें आप कई अलग जो कैंडिडेट्स हैं उनसे एक नेक्स्ट लेवल पर प्रिपरेशन कर पाते हैं, वो है अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज। तो यहां पर आप मेरा ये रेफरल कोड RP10 की मदद से भी आप मेरे कोर्सेज में जितने भी कोर्सेज हैं अनअकैडमी प्लस पर जो विशेष कोर्सेज हैं उन सभी को एक्सेस कर सकते हैं। तो यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन ऑफ द ऑप्शनल एज वेल। तो सभी क्लासेज यहां पर लाइव भी होती हैं, जितनी भी क्लासेज रिकॉर्डेड है रिकॉर्डेड क्लास भी आप देख सकते हैं। लाइव टेस्ट क्विजेज, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड वे में आपको सारी बातें यहां पर मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए तो अगला पॉइंट है कि जितने भी एजुकेटर्स हैं, हंड्रेड्स ऑफ एजुकेटर्स हैं, है ना, लगभग मैं अभी देख रहा था 200 प्लस तो बिल्कुल एक्टिव एजुकेटर्स हैं। बहुत सारे एक्टिव एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हैं यहां पर। और अनअकैडमी इज अ यूनिवर्सिटी फॉर यूपीएससी एग्जाम। 15,000 से ज्यादा कोर्सेज हैं। इवन अकेले आंसर राइटिंग के लिए 61 है और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए देख लीजिए 323 इतने कोर्सेज अवेलेबल है। इन सभी में आप एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नेवर फॉरगेट RP10। RP10 ये आपके लिए एक गेम चेंजिंग रेफरल कोड साबित होगा क्योंकि मेंटरशिप, गाइडेंस एंड डिस्काउंट ये आपको प्रेफरेबली इसी कोड से मिलेगा। अब आप ऑप्शनल और जीएस के कॉम्बो बैचेस को भी ले सकते हैं और उसमें 14% तक डिस्काउंट हो सकता है। आप कभी भी चाहें तो एक बार मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एक बार मैसेज कीजिए कि यस आई एम अ सीरियस एस्पायरेंट और मैं इस साल निकालना चाहता हूं एग्जाम। तो अनअकैडमी आपको बहुत बेहतरीन कोर्सेज प्रदान करता है। इस प्रकार के कोर्सेज आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो यहां पर जैसे आप मेरा रेफरल कोड RP10 लगाते हैं यू विल इंस्टेंटली गेट 10% डिस्काउंट। प्रेफरेबली आप प्लस का 24 महीने का कोर्स खरीदिए, वो आपके लिए सबसे फायदेमंद है और एडिशनली मदद मेरे द्वारा आपको मिली जाएगी। प्लस पर्सनल कोच आपको डेली जो है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर वगैरह के साथ में, ये भी आप 2 ईयर का लीजिए। सबसे ज्यादा बेनिफिट है 2 इयर्स वाले में, राइट, 96,300 में। और इस पर EMI भी है तो मात्र 3 से 4 हजार में आप एक कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। एकदम क्लियर। कभी भी कोई भी डाउट है यू जस्ट अप्रोच मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, है ना। आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लीजिए मेरे नाम से। कभी भी आपको जरूरत लगे आप मैसेज कर दीजिए, है ना। चलिए, और डेडिकेटेड ऑप्शनल कोर्सेज भी अवेलेबल है और इन ऑप्शनल कोर्सेज में आप सभी फैकल्टीज को जो भारत के ऑफलाइन में सबसे बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहे हैं 1 ईयर का कोर्स लेंगे ऑप्शनल का, आपको बहुत फायदेमंद रहेगा और कॉम्बो पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। तो आप अपने पेरेंट्स से, गार्जियन से बात कीजिए क्योंकि बहुत ही कम दरों पर आपको ये कोर्सेज मिलते हैं। एनीवेयर, एनी टाइम यू कैन एक्सेस एनी कोर्स। दिस इज द वाइब्रेंसी ऑफ अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो दोस्तों मेरा ये रेफरल कोड आप जरूर याद रखेंगे RP10, जो भारत के किसी भी एग्जाम जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मौजूद है सभी पर मेरा ये रेफरल कोड लागू होता है। और आई अगेन वंस अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, एक बार फिर जोर देके बोल रहा हूं कि यू विल गेन द मैक्सिमम बेनिफिट बाय माय रेफरल कोड। तो आप जब भी यूज करें एक बार मुझसे जरूर संपर्क कर लें, ठीक है। तो ये रेफरल कोड, मेरा कोर्स 5 दिसंबर को लॉन्च हो गया। चलिए तो अब क्लास की शुरुआत की जाए, यस और नो। अब क्लास की शुरुआत की जाए। तो देखिए
जल सभी सजीवों के लिए अनिवार्य है, नो डाउट इट इज नेसेसरी, और ये बहुमूल्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल के बिना जीवन भी संभव नहीं है, और जल 3 अवस्था में, ठोस, द्रव और वाष्प, तीनों अवस्था में पाया जाता है। और आपको यह भी पता है, ठोस से द्रव, द्रव से गैस का जो बनना है, ये अपने आप में एक फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यह क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। एक बार थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं और उसके बाद कुछ सत्य असत्य, जिस प्रकार से आपके एमसीक्यूज राइट यूपीएससी प्रीलिम्स में आते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे और कुछ मेंस टाइप के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो पहले एक बार ब्रीफ में डिस्कशन कर लेते हैं। जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आपको पता होगा समुद्रों से भाप उठती है, प्रेसिपिटेशन होता है, और वह वहां पर होता है हाई प्रेशर, और चूंकि लैंड पर पूरे समय गर्मियों में गर्मी पड़ी होगी, इसीलिए उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं चलती हैं और वर्षा ऋतु लेकर आती है। पूरे विश्व में अलग अलग जगह जल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असमान है। ऐसा बहुत कुछ मानव क्रियाकलापों के कारण भी है, और इसके पीछे क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मानवीय गतिविधियों के कारण भी ऐसा है। तो उद्योगों में तेजी से वृद्धि हो रही है। पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, सीधा हम लोग वेस्ट पदार्थों को वहां मिला देते हैं, है ना। और इसके कारण ये जो बढ़ती हुई जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती हुई आवश्यकताएं और कुप्रबंधन, जल में जो कमी आती है, और इसके कारण जो मिसमैनेजमेंट हम लोग करते हैं, तो उद्योगों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सिंचाई बढ़ती जा रही है। तो ये जल जो है एक बहुत बहुमूल्य संसाधन है यहाँ पे, और हमें पाइपों के द्वारा भी जल आपूर्ति के समय भवनों, अन्य स्थानों पर रिसते हुए नालों में, तो यहां पर हम लोग बहुत ज्यादा बर्बादी देखते हैं पानी में। हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा फोकस करना चाहिए पानी पर, लेकिन जल को हम लोग बहुत बुरी तरह से दुष्प्रभावित कर रहे हैं। यस और नो? हेलो, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास का हाँ पीडीएफ नहीं भेजा, अब भेज दूंगा यार, जरूर भेज दूंगा। आज ऐसा कोशिश करूंगा आज की क्लास के तो पीडीएफ आज का आज भेज दूं, है ना। आज की क्लास के पीडीएफ और प्लस सीसेट के पीडीएफ को भी भेज दूंगा आज, ठीक है। जो भी कोई काम हो रहा है मानव का, वो जल की मदद से ही होता है, और यदि पौधों को कुछ दिनों तक पानी न दिया जाए तो वो मुरझा जाता है। ये सब बात आपको पता है। तो यहां पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। विजया श्री सिन्हा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। अब कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम लोग। यहां पर कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है, उस पर बात कर लेते हैं। सत्य को जानना हमारी जिंदगी में भी बहुत आवश्यक है, यस और नो। और सत्य को जिसने जान लिया वो ब्रह्म है, वही बुद्ध है और वही विवेकानंद है, यस। चलिए, तो भौम जल विश्व भर की नदियां, झीलों में पाए जाने वाले जल से कहीं अधिक है। क्या भौम जल, जो पानी, वाटर, जो हम लोगों को ग्राउंड वाटर मिलता है, राइट, जो ग्राउंड वाटर है, क्या वो इन सबसे ज्यादा है क्या जितनी नदियों में, झीलों में पानी है? ये बिल्कुल सत्य वचन है, एकदम सत्य वचन है, ट्रू, बिल्कुल सही है। भौम जल विश्व भर की नदियों, झीलों, क्योंकि जमीन के नीचे बहुत बड़े बड़े वाटर ब्लॉक्स हैं और वहां पर यह भौम जल पाया जाता है। सेकंड पॉइंट आ रहा है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। शहरों के निवासी ज्यादा समस्या झेल रहे हैं, क्योंकि शहरों में ज्यादा पॉपुलेशन प्रेशर है, और जो वाटर ब्लॉक्स हैं, भौम जल है, उसमें से ज्यादा पानी को एक्सकेवेट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो इसीलिए जल की कमी आजकल ऐसा नहीं है केवल ग्रामीण, शहरी भी कर रहे हैं। और इसका बेहतरीन उदाहरण है चेन्नई में, जो चेन्नई शहर में जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, वो जो दलदली आर्द्र भूमि था उनको मिट्टी डालकर बंद करके उन पर अपार्टमेंट्स बना दिए गए। तो अब उन दलदली जगहों पर पानी नहीं जाता, और वही पानी जो परकोलेट डाउन होकर हमारे जो पूरे वाटर ब्लॉक्स को फिल करने का काम करता है, ऐसा नहीं हो रहा। और शहरों पर ज्यादा दबाव है, ये बात और याद रखना, गांव की तुलना में।
तो यहां पर सेकंड वाला बिल्कुल फॉल्स है, गलत। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र स्रोत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नदियों के जल के अलावा हम लोग नलकूपों का प्रयोग कर रहे हैं, नहरों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, फॉल्स है। यस और नो, वेरी गुड। वर्षा जल का चरम स्रोत है, क्या रेनफॉल से ही पानी मिलता है और हमें किसी से नहीं मिलता? जरूरी नहीं है भैया, वर्षा जल से ही मिलता है। हम लोग ग्लेशियर के पिघलने से भी वर्षा जो है पानी मिलता है, तो ऐसा नहीं है, ये भी फॉल्स है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, केवल एक ही ट्रू है यहां पर, बाकी सभी फॉल्स हैं। यस और नो? तो दिस वन इज ट्रू, रिमेनिंग आर फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, सभी गलत हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत कम जगह तक पानी बचा है, बहुत बहुत ज्यादा हालत खराब है। भौम जल की पुनर्पूर्ति किस प्रकार होती है? यदि मैं बोलूं ग्राउंड वाटर, तो उसको रिचार्ज कैसे किया जा सकता है? तो जो रेन वाटर है, राइट, रेन वाटर, तो रेन वाटर फ्रॉम द अदर सोर्सेस, जो अदर सोर्सेज है जैसे रिवर है, पॉन्ड है, सीप थ्रू द सॉइल, और पानी परकोलेट डाउन होता है, फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस अंडर अर्थ, और वो खाली स्थान को पानी के भर देता है। क्रैक्स डीप्स बिलो द ग्राउंड, और फिर यहां पर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन, मतलब धीरे धीरे रंध्रों की मदद से पानी नीचे चला जाता है, और इस मदद से ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, राइट। तो ग्राउंड वाटर के रिचार्ज के लिए जो ग्राउंड है उस पर पानी पर्याप्त मात्रा में हो, तभी यह संभव है। सौम्या मिश्रा, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, बहुत बढ़िया। रेन वाटर को स्टोर करके, और इसीलिए हम लोग जो अब भवन निर्माण कर रहे हैं उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और अब तो इनकी टेक्निक्स घरों के बाहर छतें जो हैं, क्योंकि देखिए हमने जहां शहरें बना दी हैं, पूरे शहर हैं, वहां पर पक्की सड़कें, पानी तो जा ही नहीं पा रहा, तो हमें अलग अलग जगह, आपने देखा होगा हर गांव के अंदर एक पोखर है, तो पूरे गांव का पानी वहां जाता है, और वो गांव का पानी वहां पर जो नीचे जाता है उससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। आप देखना हरियाणा के अंदर और बहुत सारे राज्यों में तो फिक्स प्रत्येक गांव में एक पोखर जरूर मिलेगा आपको। उसके पीछे कारण यह है वाटर रिचार्ज रेगुलर हो सके, लेकिन शहरों का क्या, राइट। अब देखिए अगला पॉइंट आ रहा है, किसी गली में यदि 50 घर हैं, 10 नलकूप लगाए गए, तो भौम जल पर इसका दीर्घावधि में प्रभाव क्या होगा? 50 घर हैं, नलकूप हैं, धीरे धीरे क्या होगा, पानी का हम लोग दोहन करेंगे, और पक्की नालियों की मदद से जो पानी हम लोग ग्राउंड वाटर से निकालते हैं वो बहता चला जाएगा, और जो वाटर टेबल है, जिसे हम लोग वाटर टेबल कहते हैं, आपको पता है ना, राजस्थान के अंदर वाटर टेबल लगातार नीचे जाती जा रही है। राजस्थान के अंदर कई सारी वाटर टेबल्स तो पूरी सूख गई हैं, इसके अलावा कई शहरों के नीचे, दिल्ली में वाटर टेबल लगातार नीचे जा रही है, तो भविष्य कैसा होगा आप सोचिए। वो तो यमुना है वहां पर, तो पानी परकोलेशन डाउन हो रहा है, अदरवाइज तो, है ना, तो वाटर टेबल लगातार नीचे चली जाएगी यदि गली के अंदर 50 मकान है और 10 नलकूप हैं तो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप अजमेर से हैं क्या? आप अजमेर से होंगे, वेरी गुड। तो बगीचों का रखरखाव की जिम्मेदारी, ठीक है। भौम जल का नीचे गिरने के स्तर के, अब देखिए ग्राउंड वाटर लगातार नीचे गिर रहा है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ग्राउंड वाटर जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है ना, भौम जल। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके पीछे है ना डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, क्या क्या रीजन हो सकते हैं? बहुत सारे फैक्टर रीजन है। एक तो पॉपुलेशन, जनसंख्या का प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इसके कारण बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई है जल की, डोमेस्टिक मतलब घरेलू रूप से, और ड्रिंकिंग वाटर के पर्पज से भी, एंड इसीलिए रिड्यूस होता जा रहा है लगातार वाटर टेबल। इसके अलावा हम लोग जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें जो पानी है वो वेस्ट पदार्थ ज्यादा जा रहा है, और मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए हम लोग लगातार ज्यादा मात्रा में पानी निकाल रहे हैं। सबसे खास बात हरियाणा वगैरह में, आप लोग जिस तरह से पंजाब में, वहां पर तो सबसे ज्यादा पानी किसके लिए यूज हो रहा है? बासमती राइस और दूसरे कई खाद्यान्नों के लिए। तो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा इंटेंसिव रूप से पानी का प्रयोग होता है, और इसे बोलते हैं वाटर गजलिंग क्रॉप्स।
वाटर गजलिंग क्रॉप्स। तो पांचवा क्वेश्चन आपको एकदम एकदम समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न है, भौम जल जो है ग्राउंड वाटर हम किस किस से प्राप्त करते हैं? एक तो वेल्स, नलकूप वगैरह से, वेल्स से और हैंडपंप से, हैंडपंप। और इसके अलावा ग्राउंड वाटर किससे प्राप्त करते हैं हम लोग? समरसिबल, हमारी मोटर वगैरह से इत्यादि से प्राप्त करते हैं। तो जल की तीन अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। भूमि की जल धारण करने वाली जो परत है, जो लेयर है, जो भूमि की जल धारण करने वाली परत है, उसे बोलते हैं जल मंडल। जल मंडल, इस परत को जल मंडल कहते हैं, या फिर वी कैन से हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर हम कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर। जल में जो अविस्त्रवण का जो प्रक्रम है, जल का जो अविस्त्रवण का प्रक्रम है, जो सीपेज है, पर्कोलेशन डाउन है, जो पानी नीचे जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जल जो पानी में नीचे रंध्रों के माध्यम से जाता है उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। जिसकी मदद से पानी नीचे जाता है इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। पर्कोलेशन डाउन, पानी का नीचे जाना, है ना। चलिए, तो यहां पर आपके लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए कि आप लोग इसका आंसर दें और मुझे आंसर बताना कि 7th का क्या आंसर है इस तरह से, और 8th का आंसर क्या होगा, राइट। तो यहां पर आपको पहला प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन से कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? विच ऑफ द फैक्टर्स इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लैकिंग ऑफ वाटर? पानी की कमी के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? तो ए बी सी डी दिया हुआ है। सेकंड में पूछा है सही चयन का बताइए, है ना, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है निस्यंदन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब निस्यंदन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, देख लीजिए। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है निस्यंदन। एकदम क्लियर है? साहिल शेख को क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर लिखिए और आंसर बताइए। 7th का आंसर क्या है और 8th का आंसर क्या है? सो वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पर आपको आंसर बता देते हैं। 7th का जो आंसर है इट इज सी। अत्यधिक वर्षा कभी भी जल का कारण नहीं बनेगा। हां, अत्यधिक वर्षा से यह जरूर है कि जो टॉप लेयर सॉइल होती है, मृदा की ऊपरी परत, वो ह्यूमस कंटेंट उसमें सारा का सारा चला जाता है। तो अत्यधिक वर्षा का यह जरूर प्रभाव होता है। और औद्योगिकरण में वृद्धि, बढ़ती हुई जनसंख्या, जल संसाधनों का कुप्रबंधन, ये सभी तो कारण हैं। यस और नो? एकदम क्लियर, यस। 8th क्वेश्चन का सही विकल्प क्या होगा? विश्व में कुल जल की मात्रा नियत है। विश्व में समुद्र और महासागर में जल की कुल मात्रा नियत है। भूमिगत जल में कुल जल की मात्रा नियत है, या विश्व के सभी झील और नदियों में जल की मात्रा कुल नियत है? बताइए क्या आएगा। समुद्रों में जल की मात्रा नियत नहीं है। भाई ध्यान से सुनिए, यह प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या समुद्रों में जल की कुल मात्रा नियत है? नहीं। समुद्रों से तो वर्षा होती है। बादल जिस दिन ज्यादा बन गए, जिस वर्ष ज्यादा बन गए, समुद्रों में पानी की कमी हो जाएगी। समुद्रों में पानी की कमी हो जाएगी। हां, सॉइल इरोजन। तो यहां पर याद रखना, विश्व का जो टोटल जल है, अब चाहे वो समुद्रों में है, ग्लेशियर्स में है, या फिर नदियों में है, जलकूप, नलाश, है ना, नलकूप वगैरह में कहीं से भी जल आ रहा है, उन सभी में कुल जल की मात्रा बराबर है, नियत है। विश्व में जो समुद्र और महासागर है, यदि गर्मी ज्यादा पड़ गई तो वहां से पानी ज्यादा मात्रा में क्या हो जाएगा? लैंड की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो 8th क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों, द आंसर ऑफ 8th क्वेश्चन विल बी डी। करेक्ट है, एकदम क्लियर। तो यहां पर आपका आंसर आ गया डी। टोटल वाटर इन दिस वर्ल्ड इज कांस्टेंट। एंड सेकंड है यहां पर अत्यधिक वर्षा। अब आपको एक पॉइंट और बता देता हूं, एक क्वेश्चन और बता देता हूं।
है ना। जल की जो है कुल मात्रा नियत है, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। तो जल की कुल मात्रा नियत होने का कारण क्या है कि हाँ, अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये जो पृथ्वी पर पानी आया था, पृथ्वी पर जो जल आया है वाटर, आपसे कोई ये पूछे कि ये जल आया कहां से है, तो आप क्या बताएंगे? पृथ्वी पर बना है क्या? क्या यह पृथ्वी पर बना है जल? तो याद रखना, पृथ्वी पर कभी भी जल होता ही नहीं, पृथ्वी पर कभी भी जल नहीं होता। आप लोग जो पुच्छल तारे सुनते हैं, पुच्छल तारे, पुच्छल तारे जो गैसियस और आइसी प्लैनेट टाइप होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कुइपर और ऊल्ट क्लाउड से आते हैं, तो पुच्छल तारे बहुत बार पृथ्वी से टकराते गए और उनमें पाई जाती है बर्फ जो आइस के रूप में है। तो आपने सुना होगा एक एंसेल, आपने एक सुना होगा यूरोपा, आपने एक का नाम सुना होगा यूरोपा। किसका उपग्रह है भाई यूरोपा? बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। आपने एक और उपग्रह का नाम सुना होगा टाइटन। टाइटन किसका उपग्रह है? जिस प्रकार पृथ्वी है, टाइटन है उपग्रह शनि का, है ना। और एंसेलिड्स, ये कुछ ऐसे उपग्रह हैं जहां पर आज भी उल्का पिंड गिरते हैं और इस कारण यहां पर पानी आया है। तो पृथ्वी पर पानी कभी मीटियोर्स के कारण आया था, लेकिन अब आता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि अब पृथ्वी के चारों ओर एक आयन मंडल है, बाहर से कोई भी कुछ आएगा पृथ्वी के ऊपर नहीं टकरा पाएगा, क्योंकि वो एयर में ही बर्न हो जाएगा। ठीक है। शनि का उपग्रह है टाइटन, यूरोपा है बृहस्पति का उपग्रह, है ना, यूरोपा क्लिपर मिशन। आप में से कितने लोगों ने यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में सुना है? और आप में से कितने लोगों ने बेपी कोलंबो मिशन के बारे में सुना है? बताइए, बेपी कोलंबो मिशन। और आप में से कितने लोगों ने ड्रैगन फ्लाई मिशन का नाम सुना है? ड्रैगन फ्लाई मिशन। तो ड्रैगन फ्लाई मिशन जो है वो 2026 में भेजा जाएगा टाइटन के लिए। यूरोपा क्लिपर मिशन आपको याद आ रहा होगा। और जो मैंने बेपी कोलंबो बोला है, बेपी कोलंबो मिशन, ये हम लोग बुध पर भेज रहे हैं, बेपी कोलंबो मिशन। तो जितने भी तारे हैं, जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, उनमें जो पानी आया है वो हमारी पृथ्वी पर नहीं, हमारे ऊपर टकराए गए जो पुच्छल तारे हैं, आईसी जो छोटे छोटे मीटियर्स हैं, उनके कारण पृथ्वी पर पानी आया है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए, तो यहां तक यदि आपको सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो कुछ बेसिक बातें पढ़ लेते हैं जो मैंने इसको समराइज किया है, वो देख लीजिए। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, तरल और वाष्प। पृथ्वी के ध्रुवों पर जो ये सभी है ना, बर्फ से ढके हुए, ग्लेशियर्स बर्फ से ढके हुए हैं। और जो तरल पदार्थ के रूप में झीलों, नदियों, ग्राउंड वाटर में, और गैशियस के रूप में जो पानी है वो भाप के रूप में होता है। और सतह पर, सरफेस पर जो पानी होता है वो रिवर, स्प्रिंग, लेक, पॉन्ड्स यहां पर पाया जाता है। ग्राउंड वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड थ्रू द सॉइल एंड कलेक्ट्स ओवर। मिट्टी के माध्यम से जो जमीन पर बहता हुआ पानी है वो वाटर ब्लॉक्स में इकट्ठा होता है। एकदम क्लियर। और जो नॉन पोरस रॉक्स हैं, एक्विफर्स हैं, तो मान लीजिए कि ये यदि पृथ्वी है, यहां पर पोरस मृदा है और यहां पर एक चट्टान है जिसके नीचे पानी नहीं जा सकता, तो यहां पर इस जगह पर पानी इकट्ठा मिलेगा। और इस दुनिया की पूरे जितने भी रिवर्स, झील, इन सबसे ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर में, याद रखना एक बार। ठीक है, चलिए, पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण, वाटर स्कैर्सिटी का सबसे बड़ा कारण है कि जो इंक्रीज पॉपुलेशन है और शहरीकरण जो बढ़ रहा है, बढ़ते उद्योग और अधिक पानी इनमें से निकाला जा रहा है। और क्या क्या रीजन है? वर्षा का, है ना, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। कई जगह वर्षा का अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन है, यह भी एक कारण है कि पानी जो है की कमी हो रही है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में हम प्रॉपर प्रोसेस नहीं लगा रहे हैं। वी कैन अप्लाई ड्रिप इरिगेशन, हम लोग स्प्रिंकल इरिगेशन कर सकते हैं जिसमें सही जगह पर जितना पानी की आवश्यकता है उतना ही जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और इसीलिए भी क्या है, ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा, नलकूपों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है हमारे इरिगेशन, सिंचाई करते समय।
और झुलसा देने वाली, स्कैंटी, झुलसा देने वाली नहीं है, बहुत कम वर्षा भी एक कारण होता है, क्योंकि मानवीय गतिविधि, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण लगातार वर्षा की मात्रा में कमी आती जा रही है। और आपको पता होगा इनडायरेक्टली, वन यदि सघन है कहीं पर, वनों की मात्रा ज्यादा है, तो वो आकर्षित करते हैं पानी को, और इसीलिए वनों की कटाई के कारण भी। तो दीज ऑल आर द रीजन। पहला पॉपुलेशन, सेकेंड वन इज उद्योगों के कारण, थर्ड वन इज एग्रीकल्चर, फोर्थ वन इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन, असमान, और कई बार कम वर्षा और डेफोरेस्टेशन, है ना। ये सभी रीजन है पानी की कमी के। पानी सभी जगह कैसे मिल जाता है? जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम लोग एनवायरमेंट में पढ़ते हैं, कार्बन साइकिल, है ना, सल्फर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, है ना। तो इन सभी के कारण पानी का एक, है ना, मूवमेंट लगातार बना रहता है, और ये मेंटेन रहता है हमेशा वाटर साइकिल में, मेनी ऑफ द पार्ट ऑफ द ग्लोब। और यहां पर कई जगह पर क्या हो रहा है, बहुत कम वर्षा देखी जा रही है। तो पानी का जो असमान वितरण है, उसके पीछे कारण है कि मानवीय गतिविधियां जहां पर ज्यादा है, वहां पानी का दुरुपयोग बहुत ही भयंकर रूप से किया जा रहा है। आइए सोनम पाठक, वेरी गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप यदि मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अभी तक फॉलो नहीं किया है, जरूर कर लीजिए। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट इकोलॉजी के नेक्स्ट लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, उनका डिस्कशन मैं करता हूं। लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिए। डेली 3 क्लासेस मेरी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी आती हैं, ठीक है। तो उद्योगों का तेजी से विकास, बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई सिंचाई आवश्यकता, और ये सब कारण। और सबसे खास बात, मिसमैनेजमेंट। पानी एकमात्र ऐसी चीज है जो हमारे जीवन के लिए, पानी और ऑक्सीजन, लेकिन उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल उसको हाशिए पर किया हुआ है। चलिए, वी नीड टू बी वरीड अबाउट द वेस्टेज ड्यूरिंग द सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स लीकिंग। तो कई बार क्या होता है, लोग टैप को खुला ही छोड़ देते हैं। तो एक तो प्रण ले लीजिए आज की, पानी को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा बचाया जाए, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी हमें क्या बोलेगी कि हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने ना तो हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ा और ना ही जल छोड़ा। तो क्या हम इसको झेल पाएंगे? आप सोचिए यदि हम लोगों को इस प्रकार का पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपने पूर्वजों को कितना कोसेंगे? आप सोचिए एक बार। तो आप सोचिए कि यदि वो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी हमारे ही बच्चे होंगे। तो इसीलिए यहां पर इट इज अ हाई टाइम टू टेक द राइट डिसीजन। और जैसा कि ग्रेटा थनबर्ग कर रही हैं, बहुत सारे एनवायरमेंट एक्टिविस्ट है ना, उन सभी के तरह हमें भी करना चाहिए। बायोलॉजी का अलग से क्लास लगाइए सर। बेटा बायोलॉजी की क्लास, दोस्त सुन, बायोलॉजी की क्लास बिल्कुल अच्छे से पढ़ाता हूं मैं, वो भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात तो सुनो भाई, बायोलॉजी एक सेक्शन है, ऐसा तो नहीं है मैं पूरे दिन बायोलॉजी ही पढ़ाता रहूं। अभी मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा आपको, सारा कुछ चीज कवर करवा दूंगा। जहां जहां जैसे 8th क्लास में जहां पर बायोलॉजी आएगा, वहां पर मैं बायोलॉजी को एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। और वहां पर एक बहुत अच्छे लेवल पर आपको चर्चा कर लेंगे। तो अब 8th क्लास जो शुरू होगी, फिर से पहले बायोलॉजी आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर फिजिक्स आएगा, तो ताकि एनसीईआरटी पूरा कवर हो जाए। एकदम क्लियर है? यस। तो पानी, अननेसेसरीली यूज ऑफ वाटर, ये कम हो जाना चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक रूप से पानी का उपयोग करे, मतलब इंडिविजुअली, इकोनॉमिकली प्रयोग करे। गुड मॉर्निंग सिजुका, गुड मॉर्निंग राहुल कुलदीप, सुमित कुमार, गुड मॉर्निंग यार। चलिए, तो प्लांट विल्ट एंड अल्टीमेटली ड्राई अप। तो आपको पता है प्लांट का जो ये साइड वाला भाग है, साइड वाला भाग, यहां से जाइलम जाते हैं, प्लांट को ऐसे कट कर देते हैं हम लोग, तो प्लांट सूख जाता है। वैसे ही बिना पानी के भी प्लांट सूख जाता है। एकदम क्लियर। चलिए, तो अब बात आ रही है 17th चैप्टर की, और ये लगभग लास्ट चैप्टर है, एक 18th चैप्टर और है। 6th भी हमने कवर कर लिया दोस्तों, और 7th भी हमने कवर कर लिया है। 6th और 7th क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटीज आपको वीडियोस देखने हैं, प्रीवियस लेक्चर देखिए। और जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बड़ा आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। और मैंने बेसिक से बहुत अपर लेवल तक क्लासेस आपको पढ़ाई है, राइट। चलिए, तो वन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीधा क्वेश्चन एंड आंसर्स पे ही चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले बोल रहा है
समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायक हैं। तो आपको समझाना है कि ये जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही हैं, तो यहां पर आपको एक्सप्लेन करना है कि एनिमल किस तरह से मदद करते हैं फॉरेस्ट के ग्रो में, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट आएगा भाई कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था कि जो सीड डिस्पर्जल है, बीजों को सभी जगह फैलाने का काम कौन करते हैं, जानवर ही करते हैं। और यही जानवर क्या करेंगे, बीजों को अलग अलग जगह फैलाएंगे तो जैव विविधता और पोषण की कमी नहीं आएगी। यदि एक ही जगह पर एक प्रकार की प्रजातियां उग गई तो उन्हें पोषण की कमी आ सकती है। तो पहला पॉइंट तो क्या है, सीड डिस्पर्जल। अब सेकंड बात जो है, हम लोग कह सकते हैं कि भाई क्या मदद कर सकते हैं जानवर, तो जो भी ये डंग या कचरा निकालते हैं या वेस्ट पदार्थ एक्सक्रीटा निकालते हैं, उन सभी में नाइट्रोजन पदार्थ पाए जाते हैं। और ये इसके लिए जो मृदा की टॉप लेयर है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि की मात्रा को मैनेज करते हैं। तो ये भी एक प्रक्रिया हो गई। तीसरा और क्या कर सकते हैं भाई जंतु और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो डेड डिके प्लांट्स को फर्मेंटेट करके, उन्हें किण्वित करके, और फिर क्या करते हैं, मृदा की ऊपर लेयर को एक जो है हेल्दी मृदा के तौर पे बनाने का काम करते हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं ये हमारे जानवर करते हैं, ठीक है। तो जानवरों का काम एकदम क्लियर हो गया। आपसे पूछा जाए वन बाढ़ की रोकथाम कैसे करते, भैया वन जो है एक तो वो मिट्टी को जकड़ के रखता है अपनी जड़ों की मदद से। आपने कभी पादप को निकाला होगा तो देखा होगा, इतना आसानी से निकलता नहीं है। तो मृदा की टॉप लेयर पूरी बहकर चली जाएगी यदि पादप ना हो। दूसरा क्या होता है, बाढ़ की जो गति है, पेड़ पौधे इतने सारे हैं तो जो पानी का तेज बहाव आ रहा है उसकी गति को कम करने का काम भी पेड़ पौधे करते हैं। केरला में बाढ़ नहीं आती यदि माधव गाडगिल की रिपोर्ट जो 2012 में दी थी उन्होंने, और यह बोला था कि पूरे के पूरे हॉटस्पॉट को, वेस्टर्न घाट को हमें डिक्लेयर कर देना चाहिए इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन जो है ना, इको सेंसिटिव इकोनॉमिक जोन घोषित कर देना चाहिए 100% को। ऐसा नहीं किया गया और बाद में हमने बात किसकी मानी, कस्तूरी रंगन रिपोर्ट जिसमें 37%। तो वहां से हमें पता चल गया कि हम लोग जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, राइट, कि इतना ज्यादा डिग्रेडेशन कर रहे हैं फॉरेस्ट का, तो बाढ़, और आज भी देखिए केरल की बाढ़ के लिए 1% सेस हमारे सैलरीज में से भी जाता है, यस और नो। तो हमें ये सब चीजें भी पता होनी चाहिए। और कीट देखिए, पॉलिनेशन का, वेरी गुड, ये तो बात रही गई। कीट पतंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, जंतु जो हैं पॉलिनेशन करने में भी मदद करते हैं। पॉलिनेशन मतलब यह हुआ कि अलग अलग प्रजाति की स्पीसीज बने, जैव विविधता बनी रहे। तो हमारी जो मधुमक्खी, तितलियां इत्यादि, ये पॉलिनेशन में भी मदद करती हैं। अगली बात आ रही है, अपघटक क्या होते हैं। अपघटक क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। किन्हीं दो के नाम बताइए और वन में ये क्या करते हैं। तो अपघटक जो है डिकम्पोजर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी फॉरेस्ट में, क्योंकि, है ना, क्योंकि देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डेड प्लांट, डिके प्लांट, उन्हें क्या करें, उन्हें डिकम्पोज करने का काम करें। जिनमें से एक है बैक्टीरिया और फंगाई, मतलब जो फंगस है और बैक्टीरिया, है ना, उनको ये मेंटेन करने का काम करते हैं। एकदम क्लियर। चलिए तो अगले पॉइंट पर आते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे आपको, है ना, कि बैक्टीरिया और फंगस, और ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशनल साइकिल जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, पोषण साइकिल को मेंटेन करने का काम करते हैं अपघटक, ठीक है। डीकम्पोजर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर। कुछ होते हैं सैप्रोफाइट्स, ये क्या होते हैं, जो मृत जीवों को खाते हैं, जैसे कवक वगैरह, ये मृत जीवों को भी, है ना, खाते हैं, ठीक है। ये राहुल और बाकी सभी अपना काम कर लीजिए, फालतू की बात बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, है ना, फालतू की बात में कोई मतलब नहीं है बेटा।
वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी हैं यहाँ पर। चलिए समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है। वन में जो कुछ है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाता, क्योंकि वन में जो भी चीज बन रही है, पादप वगैरह जो भी है, वो सभी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और जब वो बायोडिग्रेड होते हैं तो मृदा की टॉप लेयर को मैनेज करने का काम करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर आपको यह बात एकदम क्लियर हो गई होगी। तो अब पूछा जा रहा है कि भाई फॉरेस्ट का काम क्या है ना। तो किसी भी प्रकार का वेस्ट इसलिए भी नहीं होता क्योंकि ये जो बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। वो जो भी चीज सड़ती है, गलती है, उसको मृदा की टॉप लेयर को अच्छा बनाने की मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बीच में रह गया कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन बनाए रखने में, तो यह आपको पता है कि 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एक पादप 6 O2 प्रदान करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। और इसीलिए कार्बन सीक्वेस्ट्रिंग, कार्बन को एब्जॉर्ब करने में, वायुमंडल में कार्बन को कम करने में पूरी तरह से महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे पादप। ठीक है, तो ऐसे कोई 5 उत्पादों के नाम बताइए जो हम लोग वनों से प्राप्त करते हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीजें, जैसे सबसे पहला मेडिसिन है, हम लोग थेरापेटिक वैल्यूज के लिए मेडिसिन, हम लोगों को टिम्बर मिलता है ना, वुड्स मिलता है, पेपर मिलता है, गम मिलता है, गम्स का मतलब गोंद वगैरह, स्पाइसेस, मसाले वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा हमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। और सबसे खास बात है कि तो ये प्रोडक्ट्स हो गए, राइट। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलें। तो अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहां पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आ गए हैं। अब आपका नंबर है, आप बताइए। कीट, तितलियां, मधुमक्खी, पक्षी, पुष्पीय पादपों की किसके अंदर मदद करते हैं दोस्तों? परागण में। परागण का मतलब पॉलिनेशन में मदद करते हैं। दे ऑल हेल्प इन पॉलिनेशन। वे सभी परागण में मदद करते हैं, पॉलिनेशन में, है ना। ठीक है, चलिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी मिलते हैं, यस। अगला आ रहा है, वन किस किस को परिशुद्ध करते हैं? तो एक तो वन जो है हमें ऑक्सीजन, है ना, प्योरीफाई, वन इज ए प्योरीफाई ऑफ, किस किस को प्योरीफाई करता है बताइए? तो वन जो है, एक तो याद रखना, एयर को, हवा को और वाटर को भी प्योरीफाई करते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो ये शुद्ध पानी, मतलब कि बादलों के रूप में आकर्षित करते हैं, है ना, पॉलिनेशन, परागण, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। दूसरा, एयर और वाटर, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए, क्योंकि पानी के सीपिंग डाउन में, क्योंकि जहां पर वन होते हैं ना, वहां पर लूज मृदा भी होती है और पानी आसानी से नीचे चला जाता है। जो शाक वन होते हैं, राइट, शाक वन जो हर्ब्स वाले हैं, है ना, शाक को क्या बोलते हैं हम लोग? हर्ब्स कहते हैं, हर्ब्स। तो हर्ब्स वाले जो वन हैं, जिनमें छोटी छोटी शाक पाई जाती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं? निम्न परत बनाते हैं, लोअर लेयर, निम्न परत, लोअर लेयर बनाते हैं। लोअर लेयर क्यों बनाते हैं भाई? क्योंकि ऊपर वाले जो पेड़ हैं, ट्रीज जो होते हैं, वो तो बड़े होते हैं, तो शाख नीचे होती है, झाड़ियां इनसे बड़ी होती हैं, श्रब्स। तो आपने ये जरूर सुना होगा दोस्तों, हाइट की बात करें तो, हाइट की बात करें तो हम क्या बोलेंगे? ट्रीज सबसे बड़े हैं, फिर झाड़ियां, श्रब, इसके बाद में हर्ब्स और ग्रास, तो सबसे बड़े ये हैं। तो हर्ब्स जो है अपने आप में वो लो लेयर, निम्न परत को बनाते हैं। एकदम क्लियर है। वन में शैमान पत्तियों और जंतुओं की लीद, तो जो पत्तियां होती हैं, शैमान का मतलब जो डेड और डिके पत्तियां हैं, वो एनरिच करती है, समृद्ध करती है किसको? मृदा को। जो मरे हुए सड़े गले पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, वो मृदा को बहुत ज्यादा रिच बनाते हैं, है ना। अब देखिए, हमें अपने से दूर, चलो ये ठीक है, नॉर्मल सा प्रश्न है, इसे करने की जरूरत नहीं है। वनों में विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। पूरे के पूरे वन में एक फूड वेब, खाद्य जाल बनाने के लिए सभी पेड़ पौधे कुछ जीव जंतुओं के लिए पर निर्भर करते हैं। जैसे शेर हिरण पर
ऐसा ना हो जाए कि शेर लॉयन वगैरह खत्म हो जाए, गीदड़ सियार वगैरह खत्म हो जाए और हिरणों की इतनी बड़ी संख्या हो जाए, इतनी ज्यादा संख्या हो जाए कि सभी पेड़ पौधों को वो चट कर जाए। और इसीलिए क्या है, वहां पर एक की स्टोन प्रजाति की आवश्यकता होती है, राइट। तो क्या बोलेंगे, की स्टोन प्रजाति। एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा टर्म आता है की स्टोन स्पीसीज। जैसे एलिफेंट एक की स्पीसीज, की स्टोन स्पीसीज है, क्योंकि पेड़ पौधों को वो बहुत ज्यादा बढ़ने नहीं देता। वो बहुत ज्यादा भी बढ़ जाएंगे तो भी क्या होगा, वो एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए यहां तक सारी बात क्लियर है। तो जंतुओं और पादपों के होने क्यों आवश्यक है ना, विभिन्न विभिन्न प्रकार के, क्योंकि अलग अलग जंतुओं में, अलग अलग पादपों में अपने अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं, है ना, ठीक है, अलग अलग प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई दे रहा है और कोई जो है ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। जंतु और पादप एक दूसरे के पूरक हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं, राइट। चलिए अब बात आ रही है तीर पर दिशा दिखाई और चित्र का नाम, ठीक है। तो अब आपके लिए 3 प्रश्न है, ये आप सभी को जवाब देने, 11th, 12th और 13। आप लोगों को ऐसे आंसर देना है, 11th का आंसर क्या होगा, 12th का आंसर आपके अनुसार क्या है और 13 का आंसर आपके अनुसार क्या है। इस तरह से कुछ जवाब दीजिए। कौन सा वन का उत्पाद नहीं है, विच वन इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कौन सा इसमें से फॉरेस्ट का प्रोडक्ट नहीं है। सेकंड, कौन सा जो वाक्यांश है, स्टेटमेंट है, वो सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट को छांटना है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करके बनने वाले उत्पाद का नाम बताइए। मृत पादपों, मृत है ना, द्वारा मृत पादपों पर जो डेड एंड डिके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए, सभी लोग अपने आंसर को देंगे, है ना, सभी लोग अपने आंसर को देंगे। चलिए, तो 11th का आंसर बिल्कुल सही आ गया है, वेरी गुड। कैरोसिन वनों से तो नहीं बनता, लेकिन कैरोसिन इनडायरेक्ट रूप से कभी ना कभी कोई फॉरेस्ट या फिर कभी कोई डेड एनिमल, और इन्हीं की मदद से क्या होता है, ये कैरोसिन वगैरह बनते हैं, डेड एनिमल। तो वैसे ये भी है, लेकिन डायरेक्ट उत्पाद नहीं है। गोंद, प्लाईवुड और सील तो है, कैरोसिन नहीं है, बिल्कुल सही है। 12th क्वेश्चन में आंसर बी बता रहे हैं, वन और पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं। दोनों बायोटिक, एबायोटिक रूप से साइकिल के लिए दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाला जो उत्पाद है वो क्या होता है, बताइए। तो जब भी सड़े गले मरे जीव होंगे, 13th का बिल्कुल सही दे दिया, पहला कैंडिडेट है काजी ने, उसके बाद गौरीराज, वेरी गुड, ममता देवी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर ह्यूमस बनाते हैं, जो हमारी टॉप सॉइल लेयर के लिए सबसे ज्यादा मददगार होते हैं, ह्यूमस, है ना, मृदा की सबसे ऊपर वाली परत, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर सब पाया जाता है। और ह्यूमस में यदि न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी तो पेड़ पौधे की हाइट, ऊंचाई, ग्रोथ और उसमें लगने वाले फल फूल, उनमें बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो मशरूम जो है, ये मशरूम एक प्रकार का क्या होता है, अच्छा बताइए, भारत में मशरूम का जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है। भारत में मशरूम का रिसर्च सेंटर है सलोन में। सलोन कहां पर है, सलोन हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है। जब हम लोग चंडीगढ़ से शिमला की ओर जाते हैं तो बीच में एक जिला पड़ता है सलोन, और वहीं पर जो मशरूम है उनका रिसर्च सेंटर है। मशरूम एक प्रकार का कवक है, यह बात आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अब देखिए, भारत में का जो कुल वनों का क्षेत्रफल है वो 21% है। ये एनसीईआरटीज बोल रही हैं। अभी जो आपने रिपोर्ट सुनी होगी,
SR रिपोर्ट 2019 हर 2 वर्ष में आती है, इससे पहले 2017 में आई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 24% वन हो गए हैं, तो पिछले सालों की तुलना में वन बढ़े हैं। और हमें जो पर्यावरण हमारा जो एक्ट है उसके तहत क्या है, कितने होने चाहिए, कितने प्रतिशत वन होने चाहिए भारत में, 33% वन होने चाहिए। परसेंटेज की बात करें दोस्तों तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज वन है वो है मिजोरम में, सबसे ज्यादा परसेंटेज वन मिजोरम में है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की, और मिजोरम के बाद में परसेंटेज वन सेकंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। जबकि सबसे ज्यादा वन जो है वो मध्य प्रदेश में है ना, क्षेत्रफल वाइज, और सेकंड नंबर पर पाए जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। परसेंटेज वन का मतलब यदि 100 स्क्वायर किलोमीटर है तो लगभग 90% के करीब मिजोरम में वन पाए जाते हैं। तो सलोन 33% एकदम क्लियर है। जो भूटान देश है वहां की गवर्नमेंट ने हमेशा एक प्रण ले रखा है कि लगभग 75% तक वहां पर हमेशा वन रहेंगे, और इसीलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में वो प्रकृति की गोद में रहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स का जो सूचकांक भी जो है वो भी किसने दिया था, भूटान ने, जिग्मे सिग्मे, है ना, जिग्मे सिग्मे वांगचुक ने। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बात क्लियर हो गई है, तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपके, है ना। चलिए, तो कुछ थ्योरेटिकल सेक्शन पढ़ लेते हैं, कुछ थ्योरेटिकल सेक्शन भी पढ़ लेते हैं। फॉरेस्ट द लार्ज एरिया ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विथ ट्रीज एंड बुशेस, जो पेड़ों से और झाड़ियों से घिरा हुआ हो वह फॉरेस्ट कहलाता है ना। वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट सराउंडिंग अस, हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं, है ना, किससे, हमारे चारों ओर के फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट इज अ सिस्टम ऑफ कंप्राइजिंग वेरियस प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रीफ में मैं आपको पूरा चैप्टर को रिवाइज करवा देता हूं। तो पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव ये सभी पाए जाते हैं। एक जंगल में पेड़ ऊपर की परत बनाते हैं, उसके बाद झाड़ियां बनाते हैं, और जड़ी बूटियां या हर्ब्स सबसे नीचे की परत बनाते हैं, इसीलिए वो आंसर आया था। ठीक है, ट्रीज फॉर्म्स द अपर मोस्ट लेयर फॉलोड बाय श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर्म्स द लोअर लेयर ऑफ द वेजिटेशन। वनस्पति की विभिन्न परतें जानवर और पक्षियों और कीड़ों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करती है। बिल्कुल सही बात है। आप कभी मेरा एनवायरमेंट का लेक्चर लेना, राइट, मैंने अब तक 33 लेक्चर, 33 लेक्चर पूरे सीक्वेंस में पढ़ा दिए। मेंस की आंसर राइटिंग भी कराई है, प्रीलिम्स पर भी करवाया अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, और जो कंप्लीट सिलेबस है वो भी पढ़ा रहा हूं। 100 लेक्चर तक ये जाएगा। आप कभी उन लेक्चर्स को देखिए, 8 बजे रेगुलर आता है, राइट, 8 PM पर। वहां मैंने बिल्कुल जो जैव विविधता के जो पिरामिड होते हैं, आपने पिरामिड्स का नाम जरूर सुना होगा, है ना, बायोमास का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड, जैव संख्या का पिरामिड और जैव ऊर्जा का पिरामिड। तो वहां पर आपको ये सारी बातें और अच्छे से कवर हो जाती हैं। कितने लोगों ने लेक्चर देखा है कंफर्म कीजिए, वरना आप लोग जब जब समय लगे उन लेक्चर्स को पूरा पूरा देखिए, यू विल फील एंटरटेनिंग। आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी में उसके बाद कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बैक बेंचर पूछ रहे बिल्कुल फ्री है सर, बिल्कुल, वो फ्री स्पेशल क्लासेस है। एक बार मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। मैंने थाउजेंड्स ऑफ MCQs, 1000+ MCQs साइंस एंड टेक के करवाए हैं, और अभी 34-35 लेक्चर्स एनवायरमेंट पे ले लिया, उसके भी MCQs करवाए हैं। इसके अतिरिक्त मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के MCQs भी वहां अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर करवाता हूं। नहीं, ये लेक्चर्स मैं वहीं पर ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा यहां पर कुछ फिक्स टाइम है, इतना ही टाइम मुझे यहां देना होता है, तो मैं बाकी समय मुझे वहां प्लस पर देना होता है। काजी साहब जरूर लेते हैं, बहुत बढ़िया। एक बार आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाकर देखिए, कितना शानदार फीचर है वहां पर। और हम लोग क्या है, क्वेश्चंस देते हैं ना, जैसे मैं आपसे जो बोल रहा हूं आपको 15 सेकंड बाद सुनाई देता है वहां पर आपके एंड पर। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैंने जो शब्द यहां बोला तुरंत आपके पास पहुंच जाता है। तो लाइव मैं क्या है, MCQs वगैरह भी देता हूं, तो बहुत मजा आता है, मुझे भी मजा आता है, क्योंकि स्टूडेंट्स रियल टाइम में बिल्कुल उसी समय पर आंसर्स देते हैं। तो जरूर फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। जस्ट यू नीड टू फॉलो मी ऑन रुद्र गौतम, बस रुद्र गौतम ऐसे डालिए और आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, बहुत डीपली लेक्चर्स बनाए, ठीक है।
चलिए बहुत बढ़िया। तो वेरियस, अरे हट जा यार, ये भाई साहब कहां से आ गए हैं बीच में। तो जंगल के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यह बात पता होगा। वेरियस कंपोनेंट ऑफ द फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट ऑन वन अनदर एंड फॉरेस्ट कीप ऑन ग्रोइंग एंड चेंजिंग एंड कैन रीजनरेट। और धीरे धीरे क्या होता है, लगातार परिवर्तन आता रहता है। मैंने कई बार आपको मियावाकी फॉरेस्ट के बारे में बताया था। मियावाकी फॉरेस्ट तमिलनाडु का जो है हरिताकुलम नाम की अभियान योजना जो चला रहा है, वो जापान के मियावाकी फॉरेस्ट को ही वो लोग लगाने वाले हैं। ये लेक्चर देखना आप, जीरो बजटिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स हैं। बिल्कुल निकिता धोके जी, ऐप में हम लोग फ्री स्पेशल क्लासेस भी लेते हैं और मैं लगभग 2-3 घंटे फ्री वाली क्लासेस भी पढ़ाता हूं, प्लस पर अलग से पढ़ाता हूं। तो दोनों है बेटा। एक बार आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड तो करिए, है ना, एक बार डाउनलोड करिए। फ्री लेक्चर सभी फैकल्टीज लेते हैं वहां पर, ठीक है। फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल, और जब भी कोई कोर्स एनरोल करो आप मेरा अप्लाई कर देना रेफरल कोड RP Sir 10। जब भी आप किसी भी नए फ्री कोर्स में भी एनरोल होते हैं ना आजकल, तो आपको एक रेफरल कोड लगाना होता है। फ्री कोर्स में एनरोल होते हैं तब भी, तो आप मेरा ये रेफरल कोड लगा देना, सभी के फ्री कोर्सेज, सभी फैकल्टीज के फ्री कोर्सेज ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है भाई, निकिता धोके जी एकदम क्लियर है। चलिए, तो सॉइल हेल्प फॉरेस्ट टू ग्रो एंड रीजीन, पुनः उत्पादन करने में मृदा मदद करती है। फॉरेस्ट आर द लाइफलाइन फॉर द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, है ना। आपको पता होगा बन्नी ग्रासलैंड के बारे में आपने सुना है। बन्नी ग्रासलैंड कहां पर पाया जाता है, बताइए। बन्नी ग्रासलैंड कहां पर है? फिर बताइए बुग्याल कहां पर है? बुग्याल ग्रासलैंड, बताइए बुग्याल ग्रासलैंड कहां पर है भाई? खजियार ग्रासलैंड कहां पर है बताइए। तो बन्नी ग्रासलैंड है गुजरात में, और वहां पर फॉरेस्ट ड्वेलिंग, बहुत सारी जो समुदाय हैं वो वहां पर पाए जाते हैं, वन में निवास करते हैं। तो उनके लिए फॉरेस्ट तो लाइफलाइन है, क्योंकि वो फॉडर और फ्यूल वगैरह के लिए उसी का प्रयोग कर रहे हैं। यस और नो? ज्योति भदौरिया, बेटा बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। प्लस की स्टूडेंट है ना आप? प्लस पे बेटा मेरा डेली 8 AM पर क्लास आती है। 8 AM पर, 8 बजे, सुबह 8 बजे, ठीक है। सुबह 8 AM पर मेरी क्लास आती है, और आज भी मैंने क्लास ली बेटा। एक बार प्लस पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। 8 AM पर क्लास आती है, बहुत अच्छे तरीके से आज भी क्लास ली है मैंने, बहुत मजा आया है ना स्टूडेंट्स को। बुग्याल ग्रासलैंड कहां है बताइए, ये आपके लिए प्रश्न है। खजियार ग्रासलैंड कहां है ये भी बताइए। यस, मेरा नाम रुद्र गौतम है। वेरी गुड, सर का नाम रुद्र गौतम है। थैंक यू सो मच दीपा उपाध्याय, आप फॉलो कर लीजिए वहां पर। तो वनों से बहुत इन डेप्थ में, प्लस पे तो बहुत डेप्थ में एक एक चीजें, और टू बी पॉइंट भी जरूरी है, तो उन सभी को कवर कर दिया है। वेरी गुड। लकड़ी प्रोवाइड टिम्बर, शुद्ध हवा प्योर एयर, प्रोवाइड शेल्टर, ये हमें शेल्टर प्रदान करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित करते हैं, और सबसे खास बात पेड़ जो है वो नॉइज एब्जॉर्बर भी है, मतलब, है ना। यस बेटा, आज की आप क्लास देखना, है ना। आज भी एक क्लास आई है और वो NCERT से रिलेटेड थी। 8 AM पर मैंने प्लस क्लास ली है, एंड इट विल बी अराउंड 95 मिनट तक क्लास ली है मैंने प्लस पे, ठीक है बेटा। आज ही की बात है, सुबह सुबह। बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। दीपा उपाध्याय ने बिल्कुल क्लास ली है, बहुत बढ़िया। एशिया का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा बन्नी ग्रासलैंड ही है अभी तक, खजियार, बिल्कुल ठीक है। बुग्याल उत्तराखंड में है। खजियार ग्रासलैंड भी बता दीजिए, खजियार ग्रासलैंड कहां आते हैं। वनों में पौधों और जानवरों की स्वतंत्रता, वो आसानी से फ्रीली मूव कर सकते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ये लाइन तो आपसे पूछी ही गई थी। सभी जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं ईच अदर फिजिकल एनवायरनमेंट में डेराइव करते हैं, एनर्जी सर्वाइव करते हैं और भौतिक ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं, ठीक है। वनों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है? हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि जो पेड़ हैं वो कार्बन सीक्वेस्ट्रेन का काम करते हैं, कार्बन सीक्वेस्ट्रेन का काम करते हैं।
जानवरों को भोजन और आश्रय नहीं मिलेगा, यह बहुत जरूरी है। मिट्टी में पानी नहीं होगा, बाढ़ आ जाएगी, तो बाढ़ को ना पानी को प्यूरिफाई करने का काम भी करते हैं। और एंडेंजर्ड लाइव्स ऑफ एनवायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, तो यह भी बहुत जरूरी है कि फॉरेस्ट यदि वन होंगे, यदि हॉटस्पॉट्स जो है वो तैयार रहेंगे, तो कभी भी यहां पर वन संपदा में जो एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, राइट, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, और ये सभी मैं एनवायरमेंट में पढ़ा चुका हूं, देखना मेरी एक बार लेक्चर, बहुत मजा आएंगे आपको। तो इन सभी में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि वन होंगे तो। एकदम क्लियर है? तो यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। ये आपका अगला चैप्टर आ गया है, इसे हम लोग कल करेंगे। और कल से मैं आपको बता दूं, 8th क्लास का डिस्कशन फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास होगा। तो दोस्तों आप जो है इस लेक्चर को जरूर शेयर करा करो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करा करो। कल से 8th क्लास की एनसीईआरटी शुरू होगी, उसके बाद 9th, उसके बाद 10th और उसके बाद 11th 12th में जो पोर्शन एक्चुअल में यूपीएससी से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से रिलेटेड 11th 12th के सेक्शन, उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। एकदम क्लियर है? तो बताइए, बुग्याल हो गया, खजियार कहां पर है? बहुत बढ़िया। चलो, तो 5 दिसंबर इज द डेट, यहां से कोर्स मेरा लॉन्च हो गया है। प्लस पर 5 दिसंबर पर मेरा कोर्स लॉन्च हो गया था, ठीक है। और अब तक मैं 8-10 को, इससे पहले मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कंप्लीट कोर्स करवा चुका हूं। आगे हो सकता है या तो सीसेट या फिर बहुत सारे कोर्सेज आते रहेंगे आप सभी के, ठीक है। 8th क्लास होगी, ठीक है, 8th क्लास का सेक्शन देखेंगे। तो आप लोग अनअकैडमी कॉम्बैट में जरूर पार्टिसिपेट करिए। 3 जनवरी को, 3 जनवरी को अनअकैडमी कॉम्बैट है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, रियल टाइम रैंकिंग पता चलेगी। तो आप इसमें जब भी सब्सक्राइब करें RP Sir 10, ये रेफरल कोड से आप जो भी फ्री क्लासेस हैं, कोई भी एनरोलमेंट करें, इवन आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे, यू विल गेन द मैक्सिमम बेनिफिट। सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको इसी से मिलेगा। एक बार आप मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बात कर लीजिए कि यस सर, आई वांट टू टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बिकॉज आई एम अ सीरियस सिविल एस्पायरेंट। आपको हंड्रेड्स ऑफ टॉप नॉच एजुकेटर्स मिलते हैं। 27 जून इज द डेट कि प्रीलिम्स की डिक्लेयर हो गई है। ऐसा कोशिश करिए ना कि 3 घंटे ही प्रीलिम्स का पढ़ें, बाकी जो 7 to 8 आवर्स से ऑप्शनल का पढ़ें। तो 3 घंटे के लिए डेडिकेटेड जो फैकल्टीज हैं, जो टॉप कंटेंट है, वो मोल्ड करके आपको 6 महीने में 3 घंटे डेली बेसिस पर आपको तैयार करवा दिया जाएगा। प्रीलिम्स में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, मेंस आप साइमल्टेनियसली पढ़ रहे हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप इस प्रकार के कोर्सेज लाए जिसमें जीएस, प्रीलिम्स सब कुछ कवर होता है। तो आप इन बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। ज्योति भदूरिया बोल रही है कि साइंस का करंट अफेयर भी करवा दीजिए। बेटा एक चैनल है अनअकैडमी यूपीएससी, ये हिंदी वाला नहीं, अनअकैडमी यूपीएससी चैनल। अब तक मैं वहां पर साइंस एंड टेक के करंट अफेयर की 4 क्लासेस ले भी चुका हूं। हर सैटरडे और संडे को एक चैनल है इंग्लिश वाला, अनअकैडमी यूपीएससी, है ना, जो मेंस के लिए तैयारी करते हैं। वहां पर मैं आपको करंट अफेयर साइंस एंड टेक के करवा रहा हूं। सीसेट यदि देखना है आपको तो एवरी सैटरडे संडे को इसी चैनल पर करवाता हूं। 1 बजे मैं आपको अनअकैडमी यूपीएससी अनअकैडमी पर, ठीक है। तो 2 चैनल है, अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी और अनअकैडमी यूपीएससी, है ना। मैं लिख के बताऊं आपको, देखिए लिख के बताता हूं। आप जिस चैनल पर हैं वो है अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। मैं बोल रहा हूं अनअकैडमी यूपीएससी, बस इतना, हिंदी नहीं, यूपीएससी। इस चैनल पर जाइए और बिल्कुल डार्क बैंगनी कलर में मेरे आपको थंबनेल दिख जाएंगे, वीडियोस में देख लीजिए, रुद्र गौतम सर्च कर लीजिए, करंट अफेयर साइंस एंड टेक आपको मिल जाएंगे। बेटा वहां पर मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कराता हूं। बेटा आपको क्या दिख रहा है यहां पर, एक बात बताइए बेटा, ये एक बार कंटेंट देखिए। हाँ बिल्कुल इस प्रकार के प्रश्न आप पूछा करो। बेटा आपको कैसे कंटेंट दिखाई दे रहे हैं? दीज आर इन हिंदी, सॉरी दीज आर इन इंग्लिश एंड दीज आर इन हिंदी। बिल्कुल ऐसे ही कंपाइलेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में कंपाइलेशन करता हूं, चाहे इंग्लिश वाले पे पढ़ाऊं चाहे हिंदी वाले पे पढ़ाऊं। मेहनत ज्यादा लगती है लेकिन काम तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े। तो यार आपका जो धर्म है वो जरूर निभाइए। अपने दोस्तों के अंदर इस प्रकार के वीडियोस को अपने स्टेटस पर, अपने इंस्टाग्राम पर प्लीज शेयर कीजिए, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे। और जब हम एमसीक्यूज करेंगे वी विल एंजॉय देम मैक्सिमम, यस और नो।
आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, राइट? आप इन सभी कोर्सेज में जब भी एनरोल हो एक बार मुझसे बात कर लें। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग, मैं जोर देकर बोल रहा हूं, यू विल गेन द मैक्सिमम बेनिफिट बाय आरपी सर 10। तो आप मुझे पर्सनली संपर्क कीजिए। कोई भी बच्चा यदि इस प्रकार से यूज करना चाहता है किसी भी भारतवर्ष के किसी भी एग्जाम के लिए जो अनअकैडमी तैयार करवाता है, सभी पर मेरा ये रेफरल कोड लगता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, दोनों लैंग्वेजेस में है। और टुडे इज नॉट द 10th नवंबर, ये कुछ पिछली स्लाइड आ गई है। टुडे इज 22nd ऑफ डिसंबर। सो हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे एंड नेवर फॉरगेट दिस game changing referral code RPSir10 and never forget to download Unacademy learning app which is a life changing app। तो अभी का भी डाउनलोड कर लीजिए और मुझे भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।